बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी अनसॉल्व्ड सेट सी जी का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सेट सी जी का, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। आपको बायोटेक्नोलॉजी पर निबंध लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी पर या बायोटेक पर आपको निबंध लिखना है। क्या होता है बायोटेक? टेक्निक का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब हम मानव शास्त्र या मानव की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए नए नए प्रकार का उत्पाद पहले से उपस्थित जो सजीव हैं या उनके उत्पादों में परिवर्तन करके बनाते हैं, तो इसे हम बायो टेक्नोलॉजी या बायो प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आप डिफिनेशन एक लिख रखा है, जैव प्रौद्योगिकी मानव शास्त्र और समाज के बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए उत्पादों, विधियों तथा सजीवों को विकसित करने के लिए जीव विज्ञान का उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी में अक्सर हम जैव प्रौद्योगिकी को अक्सर बायोटेक के रूप में जानते हैं, जैसे हम बायोटेक भी कहते हैं। इसमें इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत में ही जानवरों को पालतू बनाना, आप जानते हो किण्वन का उपयोग, फर्मेंटेशन के द्वारा जो डोसा, इडली इत्यादि बनता है, और साथ में एथेनॉल का उत्पादन, ये सब अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसे बायोटेक तो नहीं कहा जाता था, लेकिन इसकी शुरुआत, इनकी बायोटेक की शुरुआत यहीं से हुई है। जैव प्रौद्योगिकी की जो उपयोगिता है विविध प्रकार की है, दवा के क्षेत्र में है, भोजन के क्षेत्र में है ना, रोग के क्षेत्र में है। इसे सजीव में परिवर्तन करके, आपने सुना, आप जानते हैं कि जो बासमती राइस है, बासमती राइस में बीटा कैरोटीन का जीन इंसर्ट कर दिया गया है, जिससे वो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा उसमें होती है। बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है उसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। ऐसे है बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल इत्यादि तैयार किए गए हैं। और आप जानते हैं कि जो वैक्सीन इत्यादि का निर्माण होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग रक्षक दवाओं, जैव ईंधन, बायोफ्यूल, अनुवांशिकी संशोधन, उससे नवीन फसलों का निर्माण या नवीन फसलों का निर्माण करने हेतु जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग पर्यावरणीय चुनौतियों को निपटने के लिए, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकसित करना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकसित होना, या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका विकास जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव का उपयोग के विकसित किए गए हैं जो दूषित स्थलों पर उपस्थित प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर देंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैरोली एरेकी ने किया था, जो हंगरी के कृषि इंजीनियर थे, है ना। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग 1919 में किया, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के फादर कैरोली एरेकी को क्या कहा जाता है? जो कैरोली एरेकी हैं, इनको ही बायोटेक्नोलॉजी के फादर या जनक कहा जाता है। एरेकी ये कौन है? ये बायोटेक्नोलॉजी के जनक हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। मानव विज्ञान में, मानव के उपयोग में, पर्यावरण के लिए, उद्योग के लिए, पशुओं के लिए, पौधों के लिए, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल बताया आपको। बीटी कार्टन जानते हैं आप? बीटी कार्टन क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ कहते हैं, है ना। ऐसे बीटी कार्टन है, बीटी राइस है, बीटी ब्रिंजल है, ये सब क्या है? जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। आप जानते हैं कि आपने सुना है कि जो कॉटन होता था
कॉटन्स के जो फल होते थे, जहाँ पर काटन जहाँ पे लगता है, वहाँ पर कुछ बोरस होते थे जो इसको खा जाते थे, जिससे क्या होता था, पूरा का पूरा काटन जो होता था वो खराब हो जाता था, छिद्र कर देते थे इसको, है ना। तो बीटी काटन बनाया गया कि इसमें इस प्रकार के जीन का परिवर्तन किया गया, जिससे बीटी जीन यानी बैसिलस थ्रेसिएंसिस के अंदर जो जीन पाया जाता है वो पादप के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब ये जीन क्या होता है कि ये जीन एक टॉक्सिन बनाता है, एक जहर बनाता है, और ये जहर एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो जैसे ही अब इस बार बोरस यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, बीटी कॉटन है, उसको जैसे बोरस खाएगा, क्या होगा कि इस बीटी जीन के कारण बना टॉक्सिन जो है उस जीव के अंदर जाएगा, और उसके गट में पहुंचते ही, स्टमक में पहुंचते ही वो सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ही सक्रिय होगा, वो बोरस जो होगा, वो जो इसको नुकसान पहुंचाने वाला जो कीटाणु था, इंसेक्ट है, वो मर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे में लघु बीजाणु जनन, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का श्रवण करना है। देखिए, जो एंथर होता है, एंथर जो होता है, इन्हें जो परागकोश होता है, परागकोश में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम पीएमसी, जिसे कहते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका कहते हैं, ये 2n होती है। क्या होता है, जैसे जैसे इनका विकास होता है, कुछ समय बाद में इसमें मियोसिस प्रारंभ हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मियोसिस आप जानते हैं 2 चरणों में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जब होता है, तो ये जो पॉलन ग्रेन मदर सेल है, ये 2 अगुणित कोशिकाओं को बनाता है। इसके बाद में जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, मियोसिस सेकंड जब पूरा पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है। और वास्तविक में यही जो है वो पॉलन ग्रेन या परागकण या लघु बीजाणु कहलाते हैं। तो देख लीजिए, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, लघु बीजाणु ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देती हैं, जिससे क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिका यानी पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं इसको, बीजाणु जनन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगती हैं। अब उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप 4 बीजाणु, 4 स्पोर बनते हैं। इन्हें माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु भी कहते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं चतुष्क में, ये 4 होते हैं, टेट्राड में उपस्थित होते हैं, चतुष्क में उपस्थित होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में उपस्थित होते हैं। पराग मात्र कोशिका जो होती है दुगुणित होती है, हमने बताया आपको, जिससे प्रत्येक मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चारों लघु बीजाणु जो होते हैं अगुणित होते हैं, या अगणित के रूप में निर्माण होता है। इनका जब स्फुटन होता है, जब पराग कोश जो होता है जब स्फुटित होता है, जब फूटता है, तो इसमें से परागकण बाहर निकल के आते हैं। जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, हमने बताया परागकण कैसा होता है, अगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है, बाद में ये माइक्रोस्पोर है, परागकण है, शुरुआती दौर में बना हुआ माइक्रोस्पोर, इसमें माइटोसिस होता है, इस बार समसूत्री विभाजन होता है। अब इसमें जो केंद्रक 1 था वो पहले 2 केंद्रक में बन जाता है, जिससे क्या होता है, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कायिक जनन कोशिका कहलाती है,
दूसरी जनन कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका, कायिक केंद्रक कहलाएगा कायिक कोशिका का। जो कायिक कोशिका का केंद्रक होगा वो कायिक कोशिका केंद्रक कहलाएगा। दूसरा जनन कोशिका कहलाता है। दूसरा जो होगा जनन कोशिका कहलाएगा। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है कि परागण से पहले यानी पॉलिनेशन होने से पहले ये जो जनन कोशिका होती है दोबारा बढ़ जाती है, यानी ये 2 जनन केंद्र बना लेती है। जनन कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, है ना। जनन कोशिका होती है, इसमें परागण से पहले क्या होता है 2 केंद्रक आ जाते हैं, यानी जनन कोशिका के अंदर क्या होते हैं 2 केंद्रक हो जाते हैं और कायिक कोशिका में तो एक ही केंद्रक रहता है। कायिक कोशिका आगे चल के पॉलन ट्यूब परागनली बनाती है और ये जो जनन कोशिका के केंद्रक होते हैं ये नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। ये मेल युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या होता है मेल गैमेट होता है ना। ये नर युग्मक के रूप में कार्य करेंगे ये दोनों जो जनन कोशिका के केंद्रक होंगे, और ये जो कायिक कोशिका होगी ये पराग नली बनाएगी। क्या बनाएगी? पराग नली। इसकी थ्योरी देख लीजिए थोड़ा। क्या होता है पराग कण का केंद्रक जो होता है समसूत्री रूप में विभाजित होता है और वनस्पति केंद्रक यानी ट्यूब केंद्रक तथा दूसरा जनरेटिव केंद्रक बनाता है। 2 केंद्रक बन जाते हैं। बाद में जनन कोशिका बन जाती हैं, जनन कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस अवस्था में क्या होता है परागकण 2 कोशिका वाला हो जाता है। एक बड़ी कोशिका जो होती है वनस्पति कोशिका कहलाती है, दूसरी छोटी जो होती है वो जनन कोशिका कहलाती है। 2 कोशिकावस्था में परागकण परागकोश से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि कुछ पौधों में क्या होता है जो जनन कोशिका होती है परागकणों के झड़ने से पहले 2 नर युग्मक में बदल जाती है, विभाजित हो जाती है। इससे झड़ते समय परागकण में 3 कोशिका वाला होता है, या कह सकते हैं 3 केंद्रक वाला होता है, 3 केंद्रक वाला होता है। अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता क्या है? देखिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी भौगोलिक क्षेत्र ले लीजिए आप, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु पादप या जीवों के अंदर जो आनुवंशिकी विविधता होती है या किसी जीव की जो विविधता होती है, किसी एक ही जाति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रकार की गाय हैं, बहुत सारे प्रकार की भैंसें हैं, उनकी अलग अलग जीन है, ये जीन विविधता हो गई, है ना। जाति जो है स्पीसीज वंश विविधता हो सकती है, यानी जो भी जीवों की विविधता है चाहे वो जंतु स्तर पर हो, चाहे जीन स्तर पर हो और चाहे वो वंश के स्तर पर हो, ये सभी जो है विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। तो जीव जंतु में मिलने वाली भिन्नता हो, विषमता हो, समानता हो, जो विषमताएं होती हैं जीव जंतु में, जो भी विभिन्नताएं मिलती हैं विषमता मिलती है तथा परिस्थितियों जटिलता जो मिलती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। रोसनसन के अनुसार, रोसनसन की परिभाषा हमने ले ली है, पादपों जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में पौधे जंतुएं चाहे वो सूक्ष्मधारी हों चाहे बड़े हों, विभिन्न प्रजातियां सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये निवास करती हैं। इनमें क्या होता है आपस में एक साथ रहती हैं क्योंकि इनमें आपस में पारस्परिक कोई ना कोई संबंध होता है। जैव विविधता में जंतुएं जो होती विभिन्न प्रजातियों वाली होती हैं, जिसे हम देश में कह सकते हैं ये विविधता जो है जीन प्रजाति या पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर हो सकती है।
अब एक आंकड़ा है, डाटा है, आयुशियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो है 2004 के अनुसार अब तक कुछ वर्णित पौधों और जानवरों की प्रजातियां 1.5 मिलियन हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में 1.7 से 2 मिलियन तक लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आंकड़ा जो दिया गया है 1.5 टू 2 मिलियन तक दिया गया है। दर्ज की सभी प्रजातियां 70% से अधिक जानवर हैं, इसमें 70% से अधिक जानवर हैं, जबकि जो अन्य पादप हैं शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सहित कुल 22% से ज़्यादा नहीं है। जो जानवरों में है उसमें सबसे ज़्यादा प्रजाति कीड़ों की है, इंसेक्ट की है। कुल जानवर की परसेंटेज कितनी? 70%। यानी कि कुल जो सजीव हैं, विविधता है, उसमें 70% जो है 70% एनिमल है और आपके 22% से भी कम क्या है? 22% से कम ही प्लांट है। बाकी जो बचे कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो एनिमल है इसमें भी 70% केवल इंसेक्ट हैं, कीड़े, और बाकी भी तो जीव आते हैं, सरीसृप है, ह्यूमन है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है ना, स्केलेमेंथी, सेलेमेंथी, ये सभी क्या है? ये सभी एनिमल ही तो हैं। तो लगभग अभी तक 1.5 जो है मिलियन सजीव की प्रजातियां जो है देखी गई हैं। अब बात करते हैं भारत में यह लगभग 7% हिस्सा होता है, यानी 1.5 का 7% पार्ट ही भारत में है जैव विविधता का। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पृथ्वी पर अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है अमेरिका में जो उपस्थित है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है? देखिए, जो विविध प्रकार के जीव उपस्थित हैं पृथ्वी पर उन्हें बचाना, या जो सजीव विलुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें बचाना जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। देखिए, चूँकि पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो समृद्ध विविधता वाली है, बहुत सारे विविध जीव पाए जाते हैं। और जो विविधता है उसी कारण से मानव जाति जो है वो अस्तित्व में है। यदि ये जीव नष्ट हो गए, विविधता नष्ट हो गई, तो मनुष्य की जो जाति है, मानव जाति है, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। कारण क्या है कि मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य को लीजिए, मनुष्य अपने आप के लिए जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों से करता है। जैसे भोजन के लिए किसी न किसी रूप में प्रकृति में जो भी उपस्थित होता है, चाहे वो साग हो चाहे मांस हो, उससे प्राप्त करता है। अगर कहीं घर बनाता है तो भी प्रकृति में उपस्थित पदार्थों से बनाता है। कपड़े जो प्राप्त करता है वो भी प्रकृति में उपस्थित पदार्थों से प्राप्त करता है। जलाने के लिए लकड़ी भी प्रकृति से लेता है। दवाइयों का निर्माण भी जो प्रकृति में उपस्थित जो केमिकल्स, रसायन होते हैं, उनसे करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में जो कुछ भी उपस्थित है, मनुष्य उस पर निर्भर करता है। यदि प्रकृति की जो विभिन्न प्रकार के जो विविध जीव हैं वो नष्ट हुए तो क्या होगा? मनुष्य की जाति भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इनको बचाया जाना, यानी कि प्रकृति में उपस्थित जो विविध प्रकार के प्राणी हैं उनको बचाया जाना अति आवश्यक है। जैव विविधता का जो संरक्षण है 2 प्रकार से किया जाता है। पहला इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? जब जीव को उन्हीं के स्थान पर संरक्षण दे दिया जाए, वो रह रहे हों वहीं पर उनको संरक्षण दे दिया जाए, उन्हीं पर उन पे जो भी समस्या हो उससे बचने के अलावा बचने का उपाय कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जब पौधे अथवा जानवरों को उनकी प्रकृति आवास में, जहाँ वो रह रहे हों, उनकी प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षा दी जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है, तो इसे हम इन सीटू या साइट पर संरक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, है ना, राष्ट्रीय उद्यान
वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी क्या हैं, ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन उद्यान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये भी एक प्रकार का इन सीटू कंजर्वेशन है। अगला है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी सजीव को उनके जैसे जहाँ पर वो रहते उसी लायक माहौल बना करके उनको रखा जाए, दूसरे स्थान से ला करके, मतलब वो जहाँ रह रहे थे वहाँ से ले आएँ और जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे थे उस प्रकार का कृत्रिम वातावरण तैयार किया गया और उनको वहाँ पे रखा गया, तो उसे हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसको खतरा है अपने घर पर, तो यदि उसी के घर पे उसको संरक्षण दे दिया जाए तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन यदि उसे उठा करके किसी दूसरे स्थान पर लाएं और उसको उसके घर जैसा माहौल दें, फिर वहाँ पर उसे रखें, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट संरक्षण। पौधे तथा जंतुओं के बीच में प्राकृतिक आवास के बाहर उसे उसके तालमेल को बैठाल करके, यानी उसके आवास के भांति उसे एक आवास प्रदान किया जाता है, जिसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, आप जानते हैं चिड़ियाघर में शेर रहता, तो शेर उसका स्थान वहाँ स्थान नहीं, कहीं न कहीं से लाया गया है। बंदी वंशवृद्धि, कैप्टिव ब्रीडिंग, ये क्या होता है, जैसे क्या होता है कुछ सजीव होते हैं जो कुछ ही नाम मात्र के बचते हैं, तो क्या होता है उनको एक स्थान पर इसलिए रखा जाता है ताकि वो ब्रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करें और उनसे नए संततियाँ प्राप्त हों। मछली घर है, वनस्पति विज्ञान है, बॉटनिकल गार्डन। देखिए नेशनल पार्क जो हैं वो आपका एक जो है इन सीटू कंजर्वेशन है, जबकि बॉटनिकल गार्डन है जो एक सीटू कंजर्वेशन है। जीन बैंक, जहाँ पर जीन अलग अलग प्रकार के जीनों को संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। देखिए शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। शुक्राणु क्या होता है, ये मेल युग्मक होता है, नर युग्मक होता है ना। सबसे पहला भाग जो होता है हेड होता है, ये प्रायः फूला हुआ घुंडीदार भाग होता है। ये जो है कुछ जंतुओं में ये दंडनुमा होता है। कैसा होता है, दंडनुमा लंबा होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और शीर्ष पर गालजी काय की बनी एक टोपी होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का कार्य होता है जो जूना पेल्सिडा होती है, जूना पेल्सिडा को भेदने का कार्य करता है। जो उबा में जूना पेल्सिडा की कवर होती है उसको भेदने का कार्य करता है। अगला है मध्यखंड। मध्यखंड जो होता है वो पतला दंडनुमा भाग होता है जो गर्दन से ग्रीवा से लगा होता है। मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मध्य भाग में क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो पूंछ को चलने के लिए ऊर्जा देते हैं और ग्रीवा के पीछे 2 सेंट्रियोल, 2 ताराकाय लगे होते हैं। अगला पुच्छ है। पुच्छ जो है चाबुकनुमा, एक लंबी चाबुकनुमा संरचना होती है जो अत्यधिक गतिशील होती है, जिसके द्वारा जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो चल पाते हैं। देख लीजिए ये पहला भाग शीर्ष है, इसके ऊपर एक टोपी है, इसका नाम एक्रोसोम होता है। इसके अलावा बीच भाग ग्रीवा है जिससे मध्य भाग जुड़ा हुआ है ना। तो ये पहला भाग है आपका, ये दूसरा भाग है और तीसरा भाग पुच्छ है। मध्य भाग में आप देख रहे हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो पूंछ को चलने के लिए ऊर्जा का स्रोत देते हैं। और ये यहाँ पर सेंट्रोसोम, ग्रीवा में क्या लगा होता है, सेंट्रोसोम लगा होता है। अगला हमारा है डिम्ब, जो ह्यूमन का डिम्ब होता है। सामान्य कोशिका से ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। सामान्य आपकी जो कोशिका होती है उससे बड़ी जो है आपकी अंडाणु कोशिका होती है मनुष्यों में। इसका केंद्रक बड़ा होता है तथा साइटोप्लाज्म में ढका होता है। और जो अंडाणु का केंद्रक होता है उसको हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जबकि जो केंद्रिका होता है उसे जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम ओयोप्लाज्म कहते हैं। इसमें ओयोप्लाज्म की मात्रा यानी कि साइटोप्लाज्म की मात्रा ह्यूमन ओवा में बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। अगला देखिएगा, इसी में जो मानव का अंडाणु होता है वो 3 परतों से ढका होता है। सबसे बाहर जो होता है वो
कोरोना रेडिएटा होता है, उसके अंदर जो होती है उसको हम जोना पैरासुडा कहते हैं, और उसके अंदर जो होती है वो पीतक या बिटलिन झिल्ली कहते हैं। सबसे बाहर सबसे मोटी कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में क्या होती है, उसके बाहर सबसे बाहर क्या होती है, सबसे बाहर जो कोरोना रेडिएटा होती है आपकी, उसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, जोना पैरासुडा होती है, और जो सबसे अंदर होती है उसे बिटलाइन झिल्ली कहते हैं, है ना। देखिएगा, जो ये आपका पीतक झिल्ली होती है, बेटलिन झिल्ली होती है, तथा जोना पैरासुडा के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत पतला स्पेस होता है, जिसे हम पेरीबेटलाइन स्पेस कहते हैं। और जोना पैरासुडा जो होती है अक्सर मोटे घोरे के रूप में उपस्थित होती है। देखिए, एक चित्र हमने लिया है, सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर की ये जो सेल्स हैं ये बना रही हैं कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर की जो एक परत है, उसके अंदर वाली जो एक परत है वो कहलाती है जोना पैरासुडा, और उसके अंदर सबसे अंदर बहुत पतली जो परत है उसका नाम क्या होता है, पीतक झिल्ली, है ना। एक हमने अलग से स्ट्रक्चर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कोरोना रेडिएटा, जोना पैरासुडा, है ना। और बेटलाइन हमने झिल्ली नहीं यहाँ पे लिखा है, तो बेटलाइन झिल्ली जो होती है वो जोना पैरासुडा के बिल्कुल नीचे होती है, और जोना पैरासुडा और बेटलाइन झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीबेटलाइन स्पेस कहा जाता है। ठीक है। द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम दो समान वंश वाले ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस कराते हैं और उनके दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मटर लिया है और मटर के दो गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, एक तो बीज का रंग, दूसरा बीज का आकार, है ना। बीज का रंग और बीज का आकार, दो लक्षणों का जब अध्ययन कर रहे हैं आप तो इसे क्या कहा जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। हमने एक चित्र लिया है, इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पौधा शुद्ध जो है लिया गया, इसमें डोमिनेंट जीन है कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना, दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट जीन है, इसमें दोनों जो है रिसेसिव जीन है। यानी कि जो बीज के रंग का जीन है इसमें डोमिनेंट है, बीज के आकार का जीन वो भी डोमिनेंट है, इसमें बीज का रंग का और बीज के आकार का दोनों जीन रिसेसिव है। अब यहाँ पे जो इनके बीच में पहले जब F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी, पहली पीढ़ी जो प्राप्त होगी वो कैसी होगी, क्योंकि डोमिनेंट जीन अपने लक्षण को दर्शाएगा, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि येलो और राउंड होगा। जबकि जब इनमें सेल्फिंग होगी, स्वपरागण होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए चार प्रकार के युग्मक बनेंगे, है ना। इसमें विषम युग्मता कितनी देख लीजिए, विषम युग्मता 2 है, 2 प्रकार के विषम युग्मजी हैं, तो 2 की पावर 2 करके आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे n या सूत्र होता है 2 की पावर n, इसे आप बता सकते हैं कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। 2 की पावर n यानी कि 2 दूनी 4 प्रकार के बनेंगे। अगर आपको बनाना सीखना, देखिए कितने, सबसे पहला जो कैपिटल लिखा हो, जीन लिखा हो कैपिटल वाई, इसके बाद में दूसरा क्या लिखा है, स्मॉल वाई। अब इसके आगे जो भी है, एक तो इसमें कैपिटल आर भी है, दूसरा स्मॉल आर भी है, इसमें भी कैपिटल आर है, इसमें भी स्मॉल आर है, तो इसे आप कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 प्रकार के जीन लिख सकते हैं। यानी दिए गए जीनोम से आप जीन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आपको यानी इस पे लिखना होगा तो आप क्या करोगे, ये ऊपर नीचे ये देखोगे, यहाँ लिखना होगा तो ये ऊपर नीचे देखोगे। आप जब भी जिस खाने में लिख रहे हों जीन प्रारूप, तो आप क्या करिए, उसी के सामने देखिए केवल, है ना, जिससे क्या होगा आप सही से इसको लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जीन प्रारूप प्राप्त हुआ, जीन प्रारूप का रेशियो क्या होगा, जीन प्रारूप का रेशियो आपका क्या होगा, देखिए
एक तो आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला एक ही है, एक ही हो जाएगा। और बाकी देख लीजिए ये आपके दो हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ये दो हो जाएगा आपका। साथ में आप देख लिए आपका एक ये और एक ये भी दो हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी दो हो जाएगा। आप ये देखिए ये चार हैं, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर ये चार हैं, तो 1:2 2:, अभी तक ये मिला। अगला देखिए ये और ये, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने हैं आपने देखा, ये दो हैं। साथ में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी कितने हैं, ये भी ये देख लीजिए दो हैं। इसके बाद आप एक ये और एक ये अलग अलग हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये एक है। इसके अलावा आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर ये भी एक एक है। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 जिनके क्रम में आप जब लिख लेंगे 2:2 4:2 है ना, 1 2 2 4 फिर 2 2 1 और 1। देखिए इसका जो फिनोटिपिक आया वो क्या आया, देखिए 9 जो है येलो है, 3 ऐसे होंगे, ये येलो भी है और राउंड भी है, येलो राउंड है। और ये 3 ऐसे होंगे जो राउंड होंगे और साथ में ग्रीन होंगे, ये राउंड है और ग्रीन है। तीसरा येलो और विंकल्ड होगा, देखो येलो और व्रिंकल्ड है ना, और ये व्रिंकल्ड और ग्रीन है ना, तो ये अनुपात। और आपका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:, लिख सकते हैं 1:1:, 1:2:, 2:2, 4:2, 1:1 है ना। देखिए 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12 13 14 15 16, ये 16 प्रकार 16 जो है कुल इसमें आपके बीज ये जीन है। और अगर टाइप पूछा जाए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं टोटल, तो जीनोटाइप आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, डायहेबिट क्लास है तो ये जीनोटाइप का 1:2:1 1:2:1 का पावर 2, और फिनोटाइप का क्या होता है 3:1 होता है, तो इसकी भी पावर 2 है ना। तो 3 और 3 6 प्रकार के, और ये जो हो जाएंगे आपके 4 प्रकार के फिनोटाइप और 6 प्रकार के जीनोटाइप। अनुपात इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और